नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज है 29 जनवरी 2023। तो आज हम आज की तारीख के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और साथ में डिस्कस करने वाले हैं उनसे संबंधित, उनसे रिलेटेड बहुत सारे सामान्य ज्ञान के पॉइंट, जिससे क्या होगा कि हमारा जो नॉलेज है एक साथ में बढ़ता रहेगा, सारी चीज़ें रिविज़न होती रहेंगी एक साथ में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, 5 दिवसीय SCO फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया कहाँ? मुंबई में किया गया। अगर SCO की बात करें तो हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? संघीय सहयोग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको, संघीय सहयोग संगठन, और इंग्लिश में बात बोलते हैं संघीय कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो संगठन है उसमें ये फिल्म महोत्सव ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? मुंबई में। और जो ये जो SCO फिल्म महोत्सव है, इसमें होगा क्या? इसमें 57 फिल्में आपको दिखाई जाएंगी, 57 फिल्में टोटल दिखाई जाएंगी इसमें। उसमें से जो 14 फिल्में होंगी, 14 फिल्में आपके कंपटीशन सेक्शन के अंदर उनको दिखाया जाएगा। और इसमें एक गुजराती फिल्म है जिसका नाम है छेल्लो सो। जो गुजराती फिल्म है छेल्लो सो, ये इसका भी नाम दिखाया जाएगा, इसको दिखाया जाएगा। और ये ऑस्कर के लिए चुनी गई थी, नामांकित हुई थी। और दूसरी फिल्म एक है गोदावरी, ये मराठी फिल्म है। ये दो फिल्मों ने काफ़ी अवार्ड जीते हैं और उसके बाद ये SCO फिल्म महोत्सव में भी दिखाई जाएगी। और जो सबसे मेन पॉइंट, जो मेन फैक्ट है इसका, वह एक है भारत हैं हम। ये एक एनिमेशन सीरीज है, एक कार्टून की सीरीज है जिसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा बनाया जा रहा है। और इसमें ग्रेप्टी मीडिया ने सहयोग दिया है। ठीक है, तो ग्रेप्टी मीडिया ने इसमें सहयोग दिया है और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इसको बनाया है और केंद्रीय संचार ब्यूरो इसको लॉन्च करेगा। टोटल इसके अंदर कितने 52 भाग होंगे। तो इनके माध्यम से होगा क्या, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में काफ़ी योगदान दिया, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में बच्चों को जागरूक कराया जाएगा। तो इसलिए ये कार्टून जो है, कार्टून का जो प्रोमो है, वो भी अपने SCO फिल्म महोत्सव में दिखाया जाएगा। अगर हम बात करते हैं SCO संगठन की, संघीय सहयोग संगठन की, तो इसका जो गठन था, जो इसकी स्थापना थी, वो हुई थी 2001 में। ठीक है, SCO की। और इसमें अगर देखा जाए दुनिया के दायरे से, तो भौगोलिक दायरे में, जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन ये है। और यूरेशिया की अगर हम बात करते हैं, यूरेशिया का मतलब होता है यूरोप और एशिया को मिला के बात करना, तो यूसे हम बोलते हैं यूरेशिया। और यूरेशिया के लगभग 60% का जो क्षेत्र है, दुनिया की 40% आबादी और वैश्विक GDP का 30%, ये जो हिस्सा है इतना, ये शामिल होता है आपका SCO संगठन में। अगर बात करते हैं कि इनके मेंबर के बारे में, इनके सदस्य के बारे में, तो इनके सदस्यों में नाम आता है भारत का, चीन का और रूस का, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। ये जो हैं इनके मेंबर के नाम हैं। और ये जो SCO संगठन है 2001 में है, उसका मुख्यालय कहाँ है? संघई में है। तो ये था हमारा संघई जो सहयोग संगठन है उसके बारे में। और साथ में हमने इसमें डिस्कस किया SCO फिल्म महोत्सव के बारे में, जिसमें हमें स्थान का नाम याद रखना है मुंबई। और गुजराती जो फिल्म है छेल्लो सो को नाम या छेल्लो सो, और दूसरा गोदावरी फिल्म जो है मराठी फिल्म, और भारत हैं हम। ये जो 3 चीज़ें हैं हमको इसमें याद रखनी है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुंबई मुख्यालय में। यहाँ पर क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है कि जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग है, इसका जो मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसमें खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन हुआ है। और ये उत्सव कितने दिनों का है? तो 29 दिनों का है, जो 27 जनवरी से 24 फरवरी तक चलेगा। अब इसमें होगा कि जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये आपका सही हो गया। और खादी उत्सव जो 2023 है, इसका उद्घाटन कौन कर रहा है? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग कर रहा है। और ये 29 दिनों का है, जो डेट यहाँ पे आपको बताई गई है। अब इसमें क्या है, जो खादी उत्सव है, इसमें खादी और ग्रामोद्योग संस्थान तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग से संबंध देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाली जो PMEGP इकाइयाँ हैं, अपने उत्पादों का प्रदर्शन करके बिक्री करने के लिए यहाँ पे प्रदर्शनी लगेगी। जितने सारे आसपास जो छोटे छोटे हमारे स्टार्टअप हैं, उनके द्वारा, जो महिलाओं के स्टार्टअप ज़्यादातर हैं, जो अपने कारीगरी से कुछ खादी का बनाते हैं, उसकी प्रदर्शनी यहाँ पे लगेगी और वो बिक्री के लिए यहाँ पे आएंगी। अब बात करते हैं खादी उत्सव 2023 की।
तो जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के जो अध्यक्ष हैं सबसे पहले यहाँ पे कौन है, मनोज कुमार की बात कर लेते हैं। श्री मनोज कुमार इसके अध्यक्ष हैं। और खादी उत्सव जो कार्यक्रम है एक प्रदर्शनी टाइप का कार्यक्रम है, ठीक है, जो खादी संस्थानों और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएमईजीपी और पारंपरिक उद्योग जितने हैं उनके उन्नयन और पुनर्निर्माण की बात करता है। और इन्हीं के द्वारा जो आपको जानते हैं कि जो स्फूर्ति एक योजना है जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो खादी प्रोडक्ट हैं उनको प्रमोशन के लिए बताया गया था। तो स्फूर्ति योजना के अंतर्गत जितने भी सारे प्रोडक्शन हैं वो यहाँ पे लाए जाएंगे, उनका यहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है। और जो बात करते हैं कि जो नागालैंड की जो खादी बुनकर थी श्री निहुनुओ सोरही, तो इनका क्या था, इनको एक पद्म पुरस्कार मिला था और संत कबीर पुरस्कार भी इनको मिला है। और अगर बात करते हैं कि एक और हैं जो अनुभवी खादी केरल के हैं अनुभवी खादी विक्रेता, वो श्री अपकुट्टन पोडवल हैं। और ये इनके भी सारे जो प्रोडक्शन है वो आएंगे। और समय समय पर जो खादी से संबंधित लोग हैं उनको सरकार के द्वारा काफ़ी ज़्यादा सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व में डेटा गोपनीयता दिवस, डेटा प्राइवेसी डे कब से कब तक मनाया जाता है। तो ये है 28 जनवरी को, 28 जनवरी को ये मनाया जाएगा डेटा गोपनीयता दिवस, जिसे डेटा प्राइवेसी डे बोलते हैं। जो भी आपका डेटा है, आप जो इंटरनेट सर्फिंग करते हो, आपकी जगह जगह पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऑनलाइन नेट पे पड़ी हुई हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए ये गोपनीयता दिवस मनाया जाता है 28 जनवरी को, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाता है कि वो जो फेक वेबसाइट होती हैं उस पर अपना डेटा न डालें, जो फेक मैसेजेस आते हैं उन पे अपना डेटा न दें। ऐसी चीज़ें जो लोगों को सावधान करने वाली होती हैं वो इसमें दिखाई जाती हैं। अब से बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो है का डेट यहाँ पे गलत हो गया, 24 नहीं 28 होगा। तो आयोजन का जो प्राथमिक उद्देश्य है आम लोगों को डेटा गोपनीयता के प्रति संवेदनशील बनाना, जो डेटा आपका है उसके प्रति आप संवेदनशील रहें, गोपनीयता प्रथाओं और सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना, जो भी उनकी टेक्निक है, जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में लोगों को अवगत कराना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ सरकार दिखाने जा रही है। अगर बात करते हैं इस वर्ष के थीम के बारे में, तो निजता के बारे में पहले सोचें, मतलब अपनी प्राइवेसी के बारे में पहले सोचें। ये इसका जो इस वर्ष का जो डेटा गोपनीयता दिवस है इसका थीम है। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं थिंक प्राइवेसी फर्स्ट, मतलब अपनी प्राइवेसी के बारे में पहले सोचो। चाहे क्रोम पे हो, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे कुछ भी यूज करते हो, अपनी प्राइवेसी अपने लेबल से पहले सोचिए। भारत में डेटा गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने का जो प्रयास है वो सबसे पहले क्या हुआ था कि 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना था। ये सबसे बड़ा ध्यान देने वाला पॉइंट है कि निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना था 2017 में। और केस क्या था, के.एस. पुट्टास्वामी भारत संघ मामले में, ठीक है। तो ये था एक केस जिसके अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट था 2017 में निजता के मामले को उन्होंने मौलिक अधिकार मान लिया था कि प्राइवेसी भी लोगों का मौलिक अधिकार है। अब बात करते हैं डेटा संरक्षण। उसके बाद क्या हुआ, जब ये केस आया तो केंद्र सरकार ने डेटा संरक्षण में अनुशासन हेतु कानून का प्रस्ताव लेकर के आए, ठीक है। एक जो डेटा संरक्षण है उसमें नियम कानून जो है उसके लिए लाए। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक जो समिति है उसका गठन किया जिसका नाम था न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण समिति। एक समिति थी जो डेटा के बारे में रिसर्च करके रिपोर्ट देने वाली थी। और इस समिति ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2018 के रूप में रिपोर्ट और मसौदा सरकार को सौंपा। 17 में केस हुआ था, 18 में ये व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2018 के रूप में आया। समिति बनी थी न्यायमूर्ति BN समिति। और फिर क्या हुआ कि संसद ने 2019 में इसे संशोधित किया और ये नए विधेयक को व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 नाम दिया गया। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, ठीक है, इसका ये नाम दिया गया और जो इस समय चल रहा है और उसी के लिए आपको मनाया गया ये दिवस है। शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान SNP किस राज्य में स्थित है। तो जो शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, एक चीज़ है कि ये जो डेटा थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, जो दिवस है वो मनाया जाएगा 24 को, ठीक है, ये 28 नहीं होगा। यहाँ पे आपका जो डेट है वो 24 होगा, 24 जनवरी, ठीक है। ये 28 गलत हो गया, यहाँ पे है, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना एक बार। तो यहाँ पे सही लिखा हुआ है।
अब प्रश्न नंबर जो 4 है वो है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान SNP किस राज्य में स्थित है। तो जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है वो उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है और इस समय इसका नाम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है इसमें कुछ शिकारियों ने बहुत ज़्यादा शिकार किया है और जिससे न्यूज़ में ये आया है कि इसको सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को एक शिकारियों का शिकार स्थल के रूप में चिन्हित किया गया कि ये शिकार स्थल बन गया है। क्योंकि हुआ क्या, 2019 से अभी तक यहाँ पे 11 हाथियों की मौत हुई है और जिनका सिर्फ एक कारण है उनका हाथी दांत निकालने के लिए। तो 2019 से 11 हाथी यहाँ पे मारे जा चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए न्यूज़ में इस सिमलीपाल का जो नाम आया है वो एज अ शिकारी स्थल के नाम से आ गया है। तो हाथियों को, अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब जो जानवरों को लोग मारते हैं लेकिन वो क्या है कि सरकार ने नियम कानून उसके बना रखे हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये कभी कभी पेपर में आता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कौन सा है, तो 1972 होगा, कोई और ऑप्शन दिए होंगे तो वहाँ पे आपका जो राइट आंसर है 1972 ही होना चाहिए। तो हाथियों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत उनको संरक्षित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। सिमलीपाल का नाम सिमलीपाल क्यों पड़ा, तो यहाँ पे सिमुल और रेशम कपास जो है उसके जो पेड़ होने से इसका नाम पड़ा है क्या, सिमलीपाल। और ये सिमलीपाल जो है कोल्डिया हथगढ़ हाथी रिजर्व का हिस्सा है जिसे मयूरभंज हाथी रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें क्या हुआ कि ये 1956 में एक टाइगर रिजर्व के नाम से नामित किया गया सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। 1973 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत लाया गया और 1994 में भारत सरकार द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया इसको, और 2009 में यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क के बायोस्फीयर रिजर्व में ये शामिल हुआ। तो ये जो चीज़ें हैं अपने आप में काफ़ी फैक्ट हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही ज़रूरी है ये। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये है कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो कूनो नेशनल पार्क जो स्थित है वो स्थित है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इसके बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सितंबर 2022 में दक्षिणी अफ्रीका और नामीबिया से जो 8 चीते लाए गए थे इस कूनो पालपुर नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। न्यूज़ में आया था कि 2022 में जो एशियन टाइगर लाए गए थे तो अब दक्षिणी अफ्रीका और नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे, ठीक है। तो ये बड़े जंगली मांसाहारी पशुओं का दुनिया का पहला अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण था, पिछले साल ही की बात है। तो उसमें क्या हुआ था कि जो अफ्रीका से टाइगर आए थे तो ये एक देश से दूसरे देश का जो अंतर महाद्वीपीय था, ये पूरी दुनिया में एक इकलौता केस ऐसा था कि किसी महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को जो ये ट्रांसफ़र हुआ था। चलो ये तो बात हो गई अलग, लेकिन न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि 8 चीतों में से एक चीते को हेप्टिनल संक्रमण हो गया है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ये जो संक्रमण में होता क्या है, इसमें यकृत की जो कार्यप्रणाली है, जो आपका जो लीवर होता है यकृत, जो उसकी जो कार्यप्रणाली है भी खराब हो गई है, जिसके क्या है कि उसमें गुर्दे में समस्या होने लगती है और जिसकी वजह अगर ज़्यादा सीरियस हो गया तो सिर्फ उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसकी यकृत में खराबी आ गई है और जिससे गुर्दे में इसकी समस्या आ गई है। तो एक शेर बीमार हो गया जिसके कारण ये न्यूज़ में आया। उसके बाद न्यूज़ में आया तो इसमें जो कूनो नेशनल पार्क आपको याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश में है और ये वही पार्क है जहाँ पे अफ्रीका से 8 चीते लाए गए थे, ठीक है। तो ये आपको अपने आप में ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है भारतीय शेयर बाजारों ने बड़े शेयरों की अंतिम सूची के लिए किस व्यवस्था की या किस प्रणाली की शुरुआत की है। तो इन्होंने एक छोटे निपटान चक्र या T1 व्यवस्था की है। देखिए जैसे इसमें जो शेयर मार्केट होता था तो उसमें कोई जब लेन देन होता था तो वो सेटल होने में 2 दिन का समय लगता था। समझिए बात को, यहाँ पे कोई शेयर मार्केट का कोई लेन देन हुआ तो उसमें 2 दिन का समय लगता था पहले, जिसे T+2 बोला जाता था। और अभी क्या है, ये T+1 हो गया है। इसका मतलब जो लेन देन होगा वो एक ही दिन के अंदर सेटल करना होगा, ऐसा यहाँ पे ये व्यवस्था लागू की गई है। तो पहले T+2 था और अब ये T+1 है। अब यहाँ पे T+1 के बारे में पढ़ लेते हैं। जो ग्राहक की मार्जिन आवश्यकताओं को कम करने और खुदरा निवेश को बढ़ावा देने में मदद करेगा, ठीक है। ऐसे करेगा क्योंकि T+1 है, इसका अर्थ है वास्तविक लेन देन एक दिन के भीतर बाजार व्यापार से संबंधित निपटान करने की
आवश्यकता होगी। इससे पहले भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर लेन देन क्या था, वो T+2 किए जाने के बाद 2 कार्य दिवसों ट्रेडों का निपटान किया जाता था पहले। और अब क्या होगा, अब T+1 है तो लेन देन का जो सेटलमेंट है वो एक दिन में होगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE ने नवंबर 2021 में संयुक्त रूप से बाजार मूल्य के संदर्भ में जो निचले जो 100 शेयर होते हैं उनको चरणबद्ध तरीके से T+1 के निपटान चक्र को लागू करने की घोषणा की है। मतलब जो नीचे पायदान के जितने 100 शेयर हैं उनको T+1 के अंतर्गत रखा गया है और ये NSE और BSE दोनों ने इसकी घोषणा की है। तो आपको ध्यान रखना, अगर T+1 है इसका मतलब ये हुआ कि लेन देन का निपटान एक दिन में, T+2 था तो उस लेन देन का निपटान 2 दिन में। ये है केवल इनका। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्मारक मित्र योजना मॉन्यूमेंट मित्र स्कीम को पर्यटन मंत्रालय से किस मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जो कि ये जो योजना थी तो पहले किसी और डिपार्टमेंट में थी, उसके बाद किसी दूसरे डिपार्टमेंट में उसको भेज दिया गया, उसका अंग बना दिया गया। तो ये पहले कहाँ था, ये था पर्यटन मंत्रालय में और अब आ गया संस्कृति मंत्रालय में। तो ये चीज़ें चेंज हुई हैं, एक पर्यटन मंत्रालय से लगा करके इस मंत्रालय में। अब देखिए, केंद्रीय संस्कृति सचिव ने घोषणा की कि सरकार जल्द ही जो स्मारक मित्र योजना का नया नाम भी लॉन्च कर देगी। और इसमें क्या करेगी कि जिसके तहत संस्कृति मंत्रालय जो है ASI के 1000 स्मारकों के रखरखाव के लिए निजी उद्योगों के साथ साझेदारी करेगी। इसका मतलब ये है कि 1000 स्मारक को प्राइवेट सेक्टर में बेच दिया जाएगा या जो उनका स्वामित्व है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाएगा। ऐसा इसमें आगे की राह की गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में खबरों में रहा पर्स सीन किस गतिविधि से जुड़ा हुआ है। तो जो पर्स सीन जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है कहाँ से, मत्स्य पालन से। अब पर्स सीन फिशिंग की एक जो ये पर्स सीन होता है ना, वो एक पर्स सीन एक फिशिंग करने की एक ऐसी विधि है, मतलब मछली पकड़ने की एक ऐसी विधि है जिसमें एक वेसल से जुड़े, एक बर्तन से जुड़े एक ऊर्ध्वाधर जाल द्वारा खुले पानी में मछली के घने समूह को पकड़ा जाता है। मतलब ये एक ऐसा जो बर्तन होता है जो सीधे स्ट्रेट लाइन में उसको डाला जाता है और उससे मछली उससे पकड़ी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त रूप से तमिलनाडु राज्य के क्षेत्रीय जल से परे पर्स सीन फिशिंग की अनुमति दी है। मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जितना क्षेत्रीय जल है उससे आगे जा कर के आप पर्स सीन फिशिंग कर सकते हैं, क्षेत्रीय जल में आप पर्स फिशिंग नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आधार, UPI, डिजी लॉकर, कोविन, जेम, जिसको जेम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, GSTN जैसे डिजिटल समाधानों के समूह का क्या नाम है। अब इसमें यह है कि आपने आधार के बारे में सुना, जो उसका डेटा वगैरह जो भी कुछ है, UPI जानते हैं आप, डिजी लॉकर जानते हैं जहाँ पे आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट अपने सेव करते हैं, कोविन है जो आपका ये जहाँ पे करते हैं रजिस्ट्रेशन करते हैं, जेम है जहाँ पे जो छोटे छोटे स्टार्टअप होते हैं उनका एक गवर्नमेंट का पोर्टल है जहाँ पे उनकी सरकारी विभागों द्वारा खरीद होती है, तो उनको उसको हम जेम बोलते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। GSTN तो आप जानते हैं GST का होता है। तो ये जो डिजिटल समाधान के जो समूह हैं, ये जो सारे डिजिटल जो आपका काम करते हैं, इसके ये समूह का क्या नाम है, इस सब 21 समूह से आते हैं, तो इंडिया स्टैक में ये आते हैं। इसी से ये सारी चीज़ें कार्यशील होती है, सभी इसी के अंदर आती हैं। ठीक है, जितना सारा लेन देन आपका है ये सब इंडिया स्टैक के अंदर आता है। तो अब इसमें क्या है कि जो इंडिया स्टैक है वो आधार, UPI, डिजी लॉकर, कोविन, जेम और GSTN जैसे डिजिटल समाधानों का एक बहुस्तरीय समूह है और जिसे भारत में डिजिटल परिवर्तन में काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाई है। पूरी दुनिया में भारत के डिजिटल सामान को व्यापक रूप से अपनाने और सुनिश्चित करने के लिए पहली इंडिया स्टॉक डेवलपर कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसकी वजह से इसका नाम ऊपर आया। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 में इंडिया स्टैक क्षेत्र में एक क्षेत्र होगा, एक ऐसा फोकस वाला क्षेत्र होगा जो अगले महीने अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा। अब ये क्या, जो अगला जो इसका आयोजन होगा वो आयोजन अबू धाबी में किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, किस संस्थान ने नगर पालिका बॉन्ड से संबंधित सूचनाओं के भंडार सहित एक सूचना डाटाबेस लॉन्च किया है। तो ऐसा कौन सा संस्थान है जो नगर पालिका जो बॉन्ड बना हुआ है उससे संबंधित जो सूचनाओं का भंडार है
ठीक है, रिपोजिटरी है सहित एक सूचना डाटाबेस भी लॉन्च किया है, जिसमें बहुत सारे डाटाबेस उसके अंदर होगा। ठीक है, तो ये किया है सेबी ने, और सेबी को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रतिभूति, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने अपनी वेबसाइट पर म्यूनिसिपल बॉन्ड से संबंधित सूचना के भंडार सहित एक सूचना डाटाबेस लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है नगर पालिका ऋण जो जारी करता है, नगर पालिका ऋण जारीकर्ताओं और नगर पालिका ऋण बाजार में अन्य हितधारकों की सहायता करना। जो नगर पालिका से लोन लेते हैं, जो भी उनका ऋण बाजार है, जो उनके हितैषी हैं उनकी सहायता करना, जो लोग इसका प्रॉफिट ले रहे हैं उनकी हेल्प करना। जिसमें QR कोड का उपयोग करके सूचना डाटाबेस को एक्सेस किया जाएगा। इसके लिए एक QR कोड जो है वो बनाया जाएगा और उसके माध्यम से लोग उस डाटाबेस तक पहुंचेंगे और प्रॉपर जानकारी ले करके अपना लेन देन भी करेंगे, और जो जानकारियों का जो लेन देन होगा उस डाटाबेस के अकॉर्डिंग ही होगा। तो ये है नगर पालिका के बारे में। तो जो इसका जो डेटा का भंडारण है, ठीक है, वो सेबी ने लॉन्च किया है इसके बारे में। तो ये था आपका आखिरी क्वेश्चन आज का। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक से ज़रूर कीजिए, और नहीं अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए कि हमें इस वीडियो में क्या सही करना है, क्या नहीं सही करना है, और जिसकी वजह से अब ये होगा कि हमें आपके लिए वो डेटा अच्छे स्वरूप में आपके सामने पेश करने के लिए प्रेरित होंगे हम। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।